पता है, हमारे कंप्यूटर्स के अंदर ना एक छिपा हुआ गणित है जो हर वक्त काम करता रहता है। ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत तेज है, लेकिन हमेशा 100% सटीक नहीं होता। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारी डिजिटल दुनिया के हर पहलू पर असर डालती है और अक्सर हमें इसका पता भी नहीं चलता। तो सवाल ये उठता है कि कंप्यूटर अनंत यानी इन्फिनिटी तक गिनती कैसे करते हैं। सच तो ये है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते। उनकी मेमोरी लिमिटेड होती है, लेकिन नंबर्स तो अनलिमिटेड हैं, अनंत हैं। तो फिर कंप्यूटर इतने बड़े और इतने छोटे नंबरों के साथ काम कैसे कर पाते हैं? जरा सोचिए इस बारे में। एक तरफ हैं आकाशगंगाएं जिनके बीच की दूरी खरबों खरबों किलोमीटरों में है, और दूसरी तरफ एक एटम का प्रोटॉन जो इतना छोटा है कि हम सोच भी नहीं सकते। कंप्यूटर्स को इन दोनों एक्सट्रीम्स के साथ डील करना पड़ता है, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम की जड़ को ही समझते हैं कि इन विशाल और सूक्ष्म संख्याओं को आखिर दिखाया कैसे जाए। देखिए, प्रॉब्लम सीधी सी है। एक तरफ है मैथ्स की दुनिया जहां नंबर्स की कोई लिमिट नहीं, वो इन्फिनिट है, और दूसरी तरफ है हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर जिसकी मेमोरी हमेशा लिमिटेड होती है। तो सवाल यह है कि इस लिमिटेड स्पेस में अनलिमिटेड नंबर्स को फिट कैसे किया जाए। तो इस मुश्किल का हल कैसे निकला, यहीं पर इंजीनियर्स की एक कमाल की ट्रिक काम आई। चलिए देखते हैं ये क्या है। इस ट्रिक का नाम है फ्लोटिंग पॉइंट। अब ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो डेसिमल पॉइंट होता है ना, वो फिक्स नहीं रहता, वो फ्लोट करता है, मतलब तैरता रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम सब ने स्कूल में साइंटिफिक नोटेशन में सीखा था, जहां एक बहुत बड़े नंबर को एक छोटे हिस्से और 10 की पावर में तोड़ दिया जाता है। तो ये काम कैसे करता है? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए नंबर है 1,52,853.5। अब कंप्यूटर इसे सीधे सीधे स्टोर नहीं करता, वो इसे दो हिस्सों में तोड़ देता है। पहला हिस्सा है सिग्निफिकेंट, मतलब जो सबसे जरूरी अंक है, यहां पर 1.528535, और दूसरा हिस्सा है एक्सपोनेंट, मतलब 10 की पावर, जो यहां 5 है। अब इन दो छोटे टुकड़ों को स्टोर करना उस पूरे बड़े नंबर को स्टोर करने से कहीं ज्यादा आसान और एफिशिएंट है। अच्छा, तो ये ट्रिक तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब सब लोग इसे इस्तेमाल करने लगे तो एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड की जरूरत महसूस हुई। अगर हम इतिहास में झांकें तो 1941 में ही Z3 जैसे शुरुआती कंप्यूटर्स ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था, लेकिन 70 के दशक तक आते आते ना मामला बिल्कुल वाइल्ड वेस्ट जैसा हो गया था। हर कंपनी का अपना अलग सिस्टम, अपने अलग नियम, मतलब एक कंप्यूटर पर की गई कैलकुलेशन का रिजल्ट दूसरे पर बिल्कुल अलग आता था। सोचिए कितनी बड़ी गड़बड़ थी ये। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए 1985 में IEEE 754 स्टैंडर्ड बनाया गया, और ये स्टैंडर्ड सच में एक बहुत बड़ी बात थी। इसने ये पक्का कर दिया कि चाहे कोई भी मशीन हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को एक ही तरीके से समझेगी। ये आज के मॉडर्न कंप्यूटिंग की रीढ़ की हड्डी है, समझ लीजिए। लेकिन इस शानदार से दिखने वाले सॉल्यूशन में एक छिपा हुआ पेच था, एक छोटी सी खामी जो मैथ्स के सबसे बेसिक नियमों को भी तोड़ देती है। चलिए एक बहुत ही आसान सा सवाल देखते हैं। 0.1 में 0.2 जोड़ने पर क्या मिलता है? जाहिर है 0.3, है ना? पर क्या कंप्यूटर की दुनिया में भी यही जवाब आता है? हैरानी होगी जानकर, पर ज्यादातर कंप्यूटर्स के लिए इसका जवाब है नहीं। जब वो 0.1 और 0.2 को जोड़ते हैं तो उन्हें 0.30000000000004 जैसा कुछ मिलता है। और सुनिए, ये कोई बग नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, ये इस सिस्टम का डिजाइन ही ऐसा है। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका कारण छिपा है डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम के फर्क में। जैसे हम 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में हमें मिलता है 0.3333, जो कभी खत्म नहीं होता, है ना? ठीक वैसे ही 0.1 जैसा सीधा साधा नंबर जब बाइनरी में बदला जाता है तो वो एक कभी न खत्म होने वाला, रिपीट होने वाला पैटर्न बन जाता है। अब कंप्यूटर की मेमोरी तो लिमिटेड है, तो उसे इस कभी न खत्म होने वाले नंबर को कहीं ना कहीं काटना पड़ता है, उसे राउंड ऑफ करना पड़ता है, और बस इसी राउंडिंग ऑफ की वजह से ये छोटी सी एरर पैदा हो जाती है। तो क्या इस नन्ही सी एरर से कोई फर्क पड़ता है? ज्यादातर टाइम तो नहीं, लेकिन कभी-कभी जब बात बहुत बड़ी हो तो यही छोटी छोटी गलतियां जुड़कर एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकती हैं। चलिए आपको 199 के खाड़ी युद्ध में ले चलते हैं। 25 फरवरी का दिन था और एक अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक आने वाली स्कड मिसाइल को रोकने में नाकाम हो गया।
जब जांच हुई तो पता चला कि प्रॉब्लम सिस्टम की इंटरनल क्लॉक में थी। ये घड़ी 0.1 सेकेंड यानी सेकेंड के 10वें हिस्से में टाइम गिनती थी, और हम अभी अभी बात कर चुके हैं कि 0.1 बाइनरी के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो होता ये था कि हर बार जब घड़ी टिक करती तो 0.1 को बाइनरी में बदलने पर करीब करीब 0.000095 सेकेंड की एक बहुत बहुत छोटी सी एरर आ जाती थी। अब प्रॉब्लम यह थी कि वो मिसाइल बैटरी 100 घंटों से भी ज्यादा समय से लगातार ऑन थी, और हर 0.1 सेकेंड पर वो छोटी सी एरर जुड़ती जा रही थी। 100 घंटों के बाद वो छोटी छोटी एरर्स जुड़कर लगभग 1/3 सेकंड की एक बड़ी एरर बन चुकी थी। अब सुनने में ये ज्यादा नहीं लगता है ना, लेकिन एक सुपरसोनिक स्पीड से आ रही मिसाइल के लिए ये फासला बहुत बड़ा था। सिस्टम ने मिसाइल को गलत जगह पर ढूंढा और इंटरसेप्शन फेल हो गया। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिलता है? क्या फ्लोटिंग पॉइंट मैथ खराब है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये असल में एक ट्रेड ऑफ है, एक तरह का समझौता है। देखिए, इस समझौते से हमें मिलता क्या है? हमें मिलती है एक अविश्वसनीय रेंज और स्पीड, मतलब आकाश गंगाओं से लेकर एटम तक कुछ भी कैलकुलेट करने की क्षमता। लेकिन हम खो क्या देते हैं? हम खो देते हैं एब्सोल्यूट मैथमेटिकल प्रिसिजन, यानी 100% सटीकता। और ज्यादातर कामों के लिए ये एक बहुत अच्छा सौदा है। इसीलिए जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो इस समझौते के बारे में जानते हैं, और जब बात पैसों की हो या किसी ऐसी चीज की जहां एकदम सटीक हिसाब चाहिए, तो वो दूसरे तरीके अपनाते हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये फ्लोटिंग पॉइंट एरर तो बस एक छोटा सा उदाहरण है कि हमारी टेक्नोलॉजी कैसे काफी अच्छे यानी गुड इनफ अनुमानों पर बनी है। तो जरा सोचिए, हमारी इस डिजिटल दुनिया को और कौन कौन से ऐसे समझौते और अनुमान हैं जो हर पल आकार दे रहे हैं।